योद्धाओं, इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मई मंथ का करंट अफेयर देखेंगे। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग को पता है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग ये हुआ है जून में, 7 से 16 जून को आयोजित हुआ था। इसमें 6 टीमें भाग लिए थे और इसमें जीता था कौन? रायपुर राइनोस, जिसके कैप्टन कौन है? अमनदीप खरे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हम लोगों ने जून माह के करंट अफेयर में पढ़ा है। तो ये 6 टीमों के कप्तान कौन कौन से हैं ये जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स में 4 इधर से 4 दिया है, इधर से 4 दिया है, सही जोड़ी मिलाने के लिए पूछ लिया कि कौन किसके कप्तान है, तो आपको मिलाना पड़ेगा। तो आपको कप्तान पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की बिलासपुर बुल्स के कप्तान हैं शशांक सिंह। रायपुर राइनोस के कप्तान हैं अमनदीप खरे। बस्तर बायसन के हैं शशांक चंद्राकर। यहाँ पे शशांक चंद्राकर और शशांक सिंह में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चंद्राकर जो है बस्तर में जाएंगे और सिंह जाप जो है वो बिलासपुर में आएंगे। रायगढ़ लाइनोस का शुभम अग्रवाल, सरगुजा टाइगर के आशुतोष सिंह और राजनांदगांव पैंथर के अजय मंडल। तो ये कप्तान आपको पता होना चाहिए। 6 टीम थे, रायपुर जीता है। सेकंड करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ में जुरासिक कालीन जीवाश्म मिले हैं, वो भी जीवित। कहाँ पे मिले हैं? हरी घाटी। कहाँ पर है ये? बस्तर बैलाडीला पहाड़ी, दंतेवाड़ा में। हरी घाटी और तुलसी डोंगरी। डोंगरी का अर्थ छत्तीसगढ़ी शब्द है डोंगरी। इसको आप हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो इसका अर्थ होता है पहाड़। तो ये तुलसी डोंगरी और हरी घाटी बैलाडीला की पहाड़ी में कहाँ पर है? ये दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ में जुरासिक कालीन साक्ष्य मिले हैं दंतेवाड़ा में। ये यहाँ पे क्या मिला है? 36 करोड़ साल पुराना पौधा मिला है, जो पौधा का नाम क्या है? ट्री फर्न। फिर नेक्स्ट है मंडिप खोल गुफा। तो आपको ये पूछेंगे कि मंडिप खोल गुफा कहाँ पे है? तो छुई खदान में है। खैरागढ़ छुई खदान, गंडई जो नया जिला बना है वहाँ पे ये मंडिप खोल गुफा है। यहाँ ये क्या गुफा फेमस है? क्योंकि वैशाख माह में वर्ष में एक बार ये गुफा का द्वार खोला जाता है। साल भर नहीं खुलता है, वर्ष में एक बार खुलता है। और कब खुलता है? वैशाख माह में। तो मंडिप खोल गुफा कहाँ पे? छुई खदान में। करबा करबिन टीला। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए करबा करबिन किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में करबा करबिन हिजड़ों को बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है ये टीला? सिरपुर में, महासमुंद जिला सिरपुर में ये करबा करबिन टीला है। फिर नेक्स्ट है बस्तर की जंगल गाथा। एक था चेंद्रू नाम का एक बुक लिखा गया है। बस्तर की जंगल गाथा एक था चेंद्रू, जिसके लेखक हैं रूप नारायण पाणिग्राही। ये क्या किए हैं? ये स्वीडिश किताब है चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। इसका हिंदी अनुवाद किए हैं रुद्र नारायण पाणिग्राही ने। बस्तर का जंगल गाथा एक था चेंद्रू। तो चेंद्रू द टाइगर बॉय के ऊपर एक मूवी भी बनी थी 1957 में। स्वीडिश फिल्मकार ने चेंद्रू और उसके पालतू बाघ तेंबू को लेकर फिल्म बनाई थी, जिसका नाम द जंगल सागा था। इस फिल्म को 9 भाषाओं में रिलीज भी किया गया था। तो ये बुक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है सप्तमातृका प्रतिमा। कहाँ पे है ये? कौतुलनार ग्राम, जिला बीजापुर में। क्यों फेमस है ये? छिंदक नागवंशीय काल के कुछ प्रतिमा यहाँ पे मिले हैं। सप्तमातृका प्रतिमा कहाँ पे मिला है? ये बीजापुर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है गणेश कुमार कर। ये कौन है? हाल ही में नेपरविले अमेरिका में मेयर चुने गए हैं गणेश कुमार कर को हम लोग जानते हैं किस नाम से? ये नाचा के संस्थापक रह चुके हैं। नाचा मतलब नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। अमेरिका में एक एनजीओ टाइप का काम करते हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोगों का एक संगठन है। अमेरिका में जितने छत्तीसगढ़िया हैं उनका संगठन का नाम है नाचा, जिसके संस्थापक हैं गणेश कुमार कर। ये छत्तीसगढ़िया हैं और नेपरविले अमेरिका में ये मेयर बनाए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ मेयर बनते हैं वैसे वहाँ पे भी मेयर बनते हैं। तो वहाँ के जो मेयर बने हैं गणेश कुमार कर, ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो ये पता होना चाहिए। और रायपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में
ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम बन रहा है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम मतलब जो आदिवासी जो जनजाति के लोग हैं जो हमारे देश के आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाए, जैसे शहीद वीर नारायण सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज़ादी में भूमिका निभाए, आज़ादी के आंदोलन में भूमिका निभाए, और वो ट्राइबल थे, जनजाति थे। तो उनके याद में, उनके आज़ादी के लड़ाई में उनके योगदान को वाले आदिवासी सेनानियों को याद करने के लिए एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है जो रायपुर में बनेगा। इस तरीके का म्यूज़ियम ये राज्य में पहला होगा। इसका नामकरण होगा शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम के आगे क्या लग जाएगा? शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम, इसका नाम हो जाएगा। तो ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम कहाँ पे है? रायपुर में। किसके नाम पे बनेगा ये? तो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे। उसके बाद है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, जो है ये भी फेमस हुआ था कुछ देर पहले। तो A++ ग्रेड वाला छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। A++ ग्रेड वाला छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। NAC जो है ये ग्रेडिंग एजेंसी है, हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एक एजेंसी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों को ग्रेड देता है कि वहाँ पे कैसी फैसिलिटी है, पढ़ाई का कैसा स्तर है, इसके हिसाब से ग्रेड मिलता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय GGU को A++ ग्रेड मिला है, जो अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगा। इसके बाद एक प्रहार देख, ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन शौर्य शक्ति, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन प्रहार क्या है? बिलासपुर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल और DRG जवानों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो प्रहार मतलब क्या हो गया? नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही कहाँ पे चला है? बस्तर संभाग में। ऑपरेशन शौर्य शक्ति क्या है? नक्सलियों का एनकाउंटर से संबंधित है। शौर्य शक्ति में सीधा निपटा दो और प्रहार में कार्यवाही करना है। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एनकाउंटर, नक्सलियों के एनकाउंटर से संबंधित कौन सी ऑपरेशन है? तो शौर्य शक्ति। फिर अभी आया था कुछ देर पहले कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करना है। तो हम लोग पढ़ते हैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिप्लेस। तो रिड्यूस और रीयूज़, तो रीयूज़ के लिए क्या करना है? रिसाइकलिंग करना है। तो प्लास्टिक के रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियनशिप श्रेणी में पहला पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये जिला पंचायत बस्तर को दिया गया। जिला पंचायत बस्तर को प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए एक अवार्ड दिया गया है, जिसमें ये पहला पुरस्कार पाए हैं। उसके बाद है आशिका सिंघल, रायपुर की हैं, कथक नृत्य करती हैं। आशिका सिंघल रायपुर की हैं, कथक नृत्य करती हैं। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक में छत्तीसगढ़ से मनकामना बालेश्वर सम्मान प्राप्त की हैं ये। तो आशिका सिंघल को नेपाल में क्या सम्मान मिला है? मनकामना बालेश्वर सम्मान, और ये कथक नृत्य करती हैं। गिरीश CS ये बालको कोरबा के हैं, बालको कोरबा के निवासी हैं, लेकिन अब ये यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड में रहते हैं, और वहाँ पे ग्लोबल पावर लीडर 2024 से ये सम्मानित किए गए हैं। गिरीश CS UK में ग्लोबल पावर लीडर 2024 से ये सम्मानित किए गए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कुछ हमारे NRI हैं, वो विदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है पूनम। पूनम एक लड़की हैं, ये क्या है? बॉक्सिंग खेलती हैं, बॉक्सिंग प्लेयर हैं, बिलासपुर से संबंध है इनका। तो इंटरनेशनल लेवल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिलासपुर की पूनम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो बिलासपुर की पूनम है, बॉक्सिंग खेलती हैं, इंटरनेशनल लेवल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये स्वर्ण पदक जीती है। 2024 में छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो 3 लोग वो कौन हैं? एक हैं पंडित रामलाल बरेठ। पंडित रामलाल बरेठ ये कहाँ के? रायगढ़ के हैं। और रायगढ़ में हम लोग जान रहे हैं चक्रधर सिंह के द्वारा रायगढ़ का कथक घराना शुरू किया गया था, उसी के ये शिष्य हैं रामलाल बरेठ, रायगढ़ के कथक नर्तक हैं। तो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिलेगा। जागेश्वर यादव जसपुर के हैं, ये समाज सेवा के नाम से फेमस हुए थे। इनको बिरहोर
बिरहोर मैन भी बोला जाता है। जागेश्वर यादव जसपुर के जो हैं इनको बिरहोर मैन भी बोला जाता है, क्योंकि ये बिरहोर जनजातियों के उत्थान के लिए, उनके समाज की सेवा के लिए बहुत ही अच्छा काम किए थे। तो जागेश्वर यादव जसपुर जी है और ये समाज सेवा से है। हेमचंद मांझी, हेमचंद मांझी के बारे में बताऊं, ये नारायणपुर के हैं और ये वैद्य हैं। और इनके बारे में बोला जाता है कि ये सिर्फ छड़ी इनके पास एक छड़ी होता है और ये छड़ी को सामने वाले को टच करा के ही उसके बीमारी का पता लगा देते हैं। तो इनके बारे में ये बहुत फेमस है। हेमचंद मांझी नारायणपुर के हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में वैद्य है ये, इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। नक्सलियों के विरोध के कारण इन्होंने शायद अपना पद्मश्री को रिटर्न भी कर दिया है, तो ये आप एक बार फिर से देख लेंगे कि रिटर्न किया है कि नहीं किया है। बीच में न्यूज आया था कि हेमचंद मांझी को नक्सलियों द्वारा बहुत ही ये मिल रहा था धमकी कि आप अपना पद्मश्री को रिटर्न करो, नहीं तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो ये हेमचंद मांझी जो छड़ी के द्वारा बीमारी का पता लगा लेते हैं और ये इनके पास इलाज कराने के लिए न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, क्योंकि ये वैद्य है। तो ये 3 लोगों को हमारे यहाँ 2024 से पद्मश्री मिला है। IPL 2024 में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का कुछ चयन हुआ है, जिसमें शशांक सिंह है। शशांक सिंह कहाँ के हैं? ये बिलासपुर के हमारे कैप्टन हैं, हम लोगों ने पहले ही देखा। बिलासपुर बुल्स के कैप्टन हैं शशांक सिंह। रायपुर राइनोस के कैप्टन हैं अमनदीप खरे। तो शशांक सिंह है पंजाब, इनको पंजाब किंग्स ने खरीदा था IPL 24 में। और हरमनप्रीत सिंह भाटिया, इसको भी पंजाब किंग्स ने खरीदा था। तो पंजाब किंग्स से हमारे छत्तीसगढ़ से दो प्लेयर हो गए, शशांक सिंह और हरमनप्रीत सिंह भाटिया। और अजय मंडल कौन से टीम में चुना था? चेन्नई सुपर किंग ने अजय मंडल को चेन्नई सुपर किंग ने चुना था। तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 प्लेयर जो हमारे छत्तीसगढ़ से गए थे। उसके बाद है आलोक शुक्ला। ये क्या है? गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2024 से सम्मानित किए गए हैं। गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड क्या बोला जाता है? ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। मतलब एनवायरमेंट के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसको बोलते हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड। ये 2024 में हमारे छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को दिया गया था। ये कौन है? आलोक शुक्ला के बारे में मैं बताऊं तो अभी हमारे लोग देखे थे कि छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जो जंगल है उसको बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अडानी कोयला खदान खोलने का अनुमति मिल गया था, तो वहाँ पे उसका विरोध करने के लिए आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं ये, और हसदेव अरण्य को बचाने की एक मुहिम चलाए थे। तो इसी मुहिम को देखते हुए इनको ग्रीन नोबेल पुरस्कार मतलब गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये आलोक शुक्ला के बारे में। उसके बाद है जोया मिर्जा। जोया मिर्जा कौन है? सानिया मिर्जा नहीं, जोया मिर्जा। कहाँ से है? ये दुर्ग से है। भारतीय सेना में डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला हो गई हैं ये भारतीय सेना में डॉक्टर बनी है जोया मिर्जा, दुर्ग से है और छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन चुकी हैं इस स्थिति तक पहुंचने के लिए। चित्रकोट जलप्रपात कहाँ पर है? ये बस्तर में है। यहाँ पे क्या हो रहा है? टूरिज्म के सुधार के लिए इस जलप्रपात के समीप इंद्रधनुष पार्क बनाया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इंद्रधनुष पार्क कहाँ पे बनेगा छत्तीसगढ़ में? तो ये चित्रकोट जलप्रपात बस्तर के पास बनेगा। बीच में भी फेमस हुआ था कोतेबीरा शिव मंदिर। कोतेबीरा शिव मंदिर कहाँ पर है? ये ईब नदी के निकट तपकरा। कहाँ पर है ये? जसपुर। तपकरा को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का नागलोक। तो ये जसपुर जिला में पड़ता है, ईब नदी के निकट है और यहीं पे एक शिव मंदिर है, कोतेबीरा शिव मंदिर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भागवत राव, ये हम लोग जुलाई के करंट अफेयर में भी पढ़े हैं। तो भागवत राव कौन है? पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश के लिए कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं भागवत राव और ये भिलाई से संबंध रखते हैं। छत्तीसगढ़ की योग टीम को इंडो नेपाल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर स्वर्ण पदक दिया गया। एक ये भी अचीवमेंट है हमारे छत्तीसगढ़ की योग टीम को कि छत्तीसगढ़ के योग टीम ने इंडो नेपाल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब एक और खिलाड़ी है सतीश सिंह, भागवत राव
ये आपको नाम पता होना चाहिए। सतीश सिंह कौन है? राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से चयनित सतीश सिंह कौन है? शूटिंग चैंपियनशिप, शूटिंग खिलाड़ी, शूटर हैं ये सतीश सिंह। उसके बाद है हम लोग पढ़ लेते हैं महतारी वंदन योजना के बारे में। महतारी वंदन योजना, महतारी सदन योजना उसी से रिलेटेड है। महतारी वंदन योजना में हर महीना महिलाओं को कितना रुपये मिलता है? 1000 रुपये प्रति माह मिलता है महतारी वंदन योजना के तहत। तो महतारी सदन योजना क्या है? महिला कल्याण के लिए ग्राम पंचायत जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनके गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको उनके गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि पिछली गवर्नमेंट जो रीपा बनाई थी, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, तो ये रीपा में ही महिलाओं को रोजगार दिया जाता था गौठान के तहत। उसी तरीके से महतारी सदन योजना बनाया गया है रीपा के रिप्लेस करते हुए। महतारी सदन योजना में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनके गांव में ही रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं और प्रथम चरण में राज्य के 146 जनपद पंचायतों में 1460 महतारी सदन बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। मतलब 146 जनपद पंचायत है और 1460 महतारी सदन बनेंगे। मतलब प्रत्येक ब्लॉक में 10 महतारी सदन खोले जाने का प्रावधान किया गया है। हर ब्लॉक में 10 महतारी सदन, तो 1460 महतारी सदन खोलेंगे प्रथम चरण में, ये आपको पता होना चाहिए। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। सामुदायिक भवन बनेंगे सभी ग्राम पंचायत में। अभी क्या है, अभी सभी ब्लॉक में है लेकिन सभी ग्राम पंचायत में नहीं है। तो आने वाले 5 सालों में सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण करने की प्रोग्राम किया जा रहा है। सामुदायिक भवन क्या होता है? उस क्षेत्र में अगर कोई भी सामुदायिक कार्यक्रम होता है, जैसे वहाँ पे कुछ शादी का कार्यक्रम होना है, विवाह का कार्यक्रम होना है, यज्ञ होना है, कुछ सामाजिक मीटिंग करवाना है, सामाजिक अंकेक्षण कराना है, तो ये सारे कुछ जो समुदाय से रिलेटेड काम होते हैं उसके लिए सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाता है। यह महिलाओं के सामुदायिक सहभागिता संबंधी क्रियाकलापों, रचनात्मक कार्यों और अन्य गतिविधियों का केंद्र होगा। तो ये महतारी सदन योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके मेंस के पेपर 7 पार्ट 1 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी आप अपने योजना वाले कॉपी में लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा, सारा योजना आपका एक जगह बन जाएगा। मेचका पर्वत कहाँ पे है? ये धमतरी में। तो सीधा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मेचका पर्वत कहाँ पे है? धमतरी में। क्यों प्रसिद्ध है ये? मुचकंद ऋषि की तपोभूमि के रूप में ये फेमस है। मुचकंद ऋषि की तपोभूमि क्या है? मेचका पर्वत। उन्हीं के नाम पे मुचकंद है तो मेचका उन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो ये कहाँ पे है? धमतरी में है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव 2024। तो सबसे पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि इस साल जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ वो कौन से क्रम का था? तो वो 18वें क्रम का था। छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा सीट हैं? 11 हैं। कैसा है? 6 अनरिजर्व है, अनारक्षित 6, 4 आदिवासी और 1 अनुसूचित जाति। इस तरीके से 11 हो गए। छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदाता हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में पुरुष से ज़्यादा मतदाता महिला है। प्रदेश में मतदाता लिंगानुपात 1015 है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मतदाता लिंगानुपात हमारे छत्तीसगढ़ में 1015 है। राज्य में सबसे अधिक महिला मतदाता रायपुर लोकसभा क्षेत्र में है। सबसे अधिक महिला मतदाता रायपुर लोकसभा क्षेत्र में है, जहां 11,69,000 महिला मतदाता हैं। उसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन बना सकते हो कि मतदाता लिंगानुपात सबसे अधिक बस्तर लोकसभा क्षेत्र का है। मतदाता लिंगानुपात सबसे अधिक बस्तर लोकसभा क्षेत्र का है। यहाँ कुल मतदाता लिंगानुपात 1086 है। तो दो चीज़ें क्या का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक मतदाता लिंगानुपात वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो बस्तर है, जहाँ पे 1086 मतलब 1000 पुरुष मतदाता हैं, तो वहाँ पे 1086 महिला मतदाता हैं।
तो ये कौन सा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला लोकसभा क्षेत्र है? बस्तर लोकसभा क्षेत्र। उसी प्रकार अगर दूसरा क्वेश्चन बने सबसे ज़्यादा महिला वोटर कहाँ पे हैं, तो वो होगा रायपुर लोकसभा क्षेत्र, जहाँ पे 11,69,000 महिला मतदाता हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए और दोनों की रैंकिंग अलग से होना चाहिए। अब देखो छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा चुनाव हुआ वो 3 चरण में हुआ। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। 3 चरण में हुआ। एक ऑब्जेक्टिव बना लिया कि निम्नलिखित में से किस तारीख को छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव नहीं हुआ। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 3 चरण में हमारे यहाँ कौन कौन से डेट को हुआ है लोकसभा चुनाव। एक 19 अप्रैल, एक 26 अप्रैल और एक 7 मई। तो ये डेट आपको कंठस्थ होना चाहिए, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को। अगर चौथा ऑप्शन अलग होगा, मान लो 4 मई आपका चौथा ऑप्शन है, तो निम्नलिखित में से कौन से तारीख को चुनाव नहीं हुआ, तो आपके आंसर होंगे 4 मई को चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि 7 मई को हुआ है, 26 अप्रैल को हुआ है और 19 अप्रैल को हुआ है। कुल मतदान केंद्र हमारे यहाँ कितना था? 24,229। दिव्यांग मतदान केंद्र कितना था? 90। आदर्श मतदान केंद्र कितना था? 450। तो ये आदर्श मतदान केंद्र वो होता है जहाँ पे सारी फैसिलिटी होती है, मतलब एक मतदान केंद्र में जो भी अधिकतम फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, तो वो आदर्श मतदान केंद्र होता है, जिसकी संख्या हमारे यहाँ 450 थी। युवा मतदान केंद्र 387 थे। मतदान प्रतिशत कितना रहा हमारे यहाँ? 72.8% हमारे यहाँ मतदान प्रतिशत रहा। लोकसभा 18वीं लोकसभा में हमारे यहाँ मतदान प्रतिशत 72.8% रहा, और यह मतदान प्रतिशत जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें से अधिक है। पिछले 19 के तुलना में 1.31% अधिक रहा है। तो पिछले 2019 में जो चुनाव हुआ था उससे ज़्यादा ही हमारे यहाँ चुनाव हुआ, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप देख रहे हो कि पहला चरण जो हुआ था वो एक सीट में हुआ था। बस्तर लोकसभा सीट जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है बस्तर, वहाँ पे प्रथम चरण में चुनाव हुआ था और ये 19 अप्रैल को हुआ था, और यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज हुआ था 68.29%। 68.29% पहला चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में हुआ था। दूसरा चरण में 3 लोकसभा सीट में चुनाव हुआ था, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, जो कि बस्तर से लगे हुए ही हैं। तो इन 3 सीटों में दूसरे चरण में चुनाव हुआ, 26 अप्रैल को हुआ। वोटिंग परसेंटेज 76.24% है। तीसरा चरण में बाकी बचे 7 सीट में हुआ था, 7 मई को हुआ था, और तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज हुआ था हमारा 71.98%। तो टोटल वोटिंग परसेंटेज हुआ हमारा 72.8%। टोटल वोटिंग परसेंट 72.8% यहाँ पे है। तो आपको अगर इस तरह यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे अधिक कि तीनों चरणों में सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज कौन से चरण में हुआ, तो द्वितीय चरण में सबसे अधिक वोटिंग हुआ। सबसे कम वोटिंग कौन से चरण में हुआ, तो प्रथम चरण में सबसे कम वोटिंग हुआ। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? 72.8% रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देखो कि सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कहाँ पे हुआ, तो सरगुजा जो कि हमारा एसटी सीट रिजर्व है, यहाँ पे 79.89% सर्वाधिक मतदान हुआ। उसके बाद रायगढ़ जो कि ये भी एसटी सीट है, यहाँ पे 78.85% मतदान हुआ है। ओवरऑल हमारा हुआ 72.8, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है सरगुजा और रायगढ़ में, ये दोनों पता होना चाहिए। उसके बाद न्यूनतम मतदान कहाँ पे हुआ है? बिलासपुर में। बिलासपुर में हुआ है मतदान 64.77, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न आप देख लो। आर्टिकल 80 में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। आर्टिकल के साथ आपको आयु भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी चाहिए? 30। कौन से आर्टिकल में लिखा है? 80। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25। न्यूनतम आयु 25 चाहिए। कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो 84। तो 80 में राज्यसभा सदस्य की आयु, 84 में लोकसभा सदस्य की आयु, और 81 में क्या दिया है? आर्टिकल 81 में लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए? 550। शुरू में ये 552 था, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। 552 में क्या था? 530 आपका राज्यों के लोकसभा सीट होंगे, 20 ठो यूनियन टेरिटरी से होंगे और 2 एंग्लो इंडियन होंगे। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एंग्लो इंडियन का जो प्रेजेंटेशन था वो हटा दिया गया। तो
तो अब ये 552 ना होके अब ये मैक्सिमम हो गया है 550। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। तो अब हमारे यहाँ लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी है, 550 है। कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 81 में। तो ये जो कहाँ से हटा, 2 कम कहाँ से हो गया, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। कौन से आर्टिकल, कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, जो पहले 552 था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसमें के करंट अफेयर में ये लोकसभा इलेक्शन से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो ये आप सारे फैक्ट आपको कॉपी में लिखे हुए चाहिए। इस पेज से ही आप मान के रखो कि 20 से 25 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले भी बन सकते हैं। तो ये आप इस मंथ का करंट अफेयर का नोट्स बना लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। और जितने मैं बताता हूँ कि ये आपकी स्कीम है, तो आप क्या करो, प्रयास करो कि सारे स्कीम को एक कॉपी में लिखा करो। इससे आपको मेंस में ज़्यादा स्कीम के लिए भटकना ना पड़ेगा और सारे कंटेंट आपके पास होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। थैंक यू।